स्वागत है आपका ईटी लर्निंग हब में फिर से एक बार। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर चुका है। तो आज हम लोग उन्हीं को फिर आगे लेके जाते हैं। हम लोग उनकी परिभाषा को जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, और प्रतिफल, जो कि प्रोडक्ट के रूप में आता है। ठीक, तो अभिकारक क्या होता है और क्या कहते हैं, प्रतिफल क्या होता है। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि मतलब कि वे पदार्थ जो आपस में मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो कि एक नया परिवर्तन आता है। ठीक, तो आ जाते हैं अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। आप यहाँ पे क्या मूल पदार्थ लिख सकते हैं। मूल मतलब कि जो लिया गया है, मूल पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। प्रतिफल क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना पदार्थ होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ से अलग होता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। जैसे पहले इसका हम क्या कहते हैं, ये लिख देते हैं डेफिनेशन कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? रासायनिक प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल जो रिएक्टेंट कहलाता है। थोड़ा एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। प्रोडक्ट कहलाता है। तो एग्जांपल से हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए। तो इसके एग्जांपल में हम लोग आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2। तो ये मिलकर क्या बनाता है? CO2। ये क्या बनाता है? CO2। तो इसमें ये दोनों जो पदार्थ है, ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये जो पदार्थ होता है, जो नया पदार्थ बनता है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 लेते हैं। H2 प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2। तो इसमें ये जो पदार्थ है, ये क्या कहलाएगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। और एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कंफ्यूजन करता है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। जैसे आज जब हम लोग उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स को पढ़ेंगे, तो एक आता है वियोजन अभिक्रिया, जो कि ऐसा अभिक्रिया होता है जो कि टूट कर बनता है। कुछ ऐसे अभिकारक होते हैं जो टूट कर अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग भाग में ये हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, तो ये अलग अलग भागों में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बन जाता है, अलग हो जाता है इसमें जो, और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अलग हो जाता है इसको हीट करने पर। ठीक, तो ये हुआ, ये इसमें जो अब बोलेंगे कि ये नया पदार्थ बने, ये अलग है, अकेले है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये अकेले है, तो इसलिए ये प्रतिफल हो जाएगा। नहीं, क्यों ये प्रतिफल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भाग लेकर नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये प्रतिफल होगा और ये अभिकारक होगा। या आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के बाएं तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है, और अभिक्रिया के दाएं तरफ क्या होता है? प्रतिफल होता है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? प्रतिफल। तो हम मूलतः ऐसे क्या कहते हैं, ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ट्रिक से हम ऐसे बता सकते हैं कि अभिक्रिया के बाएं तरफ अभिकारक, अभिक्रिया के दाएं तरफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जगह बना के, जो राइट साइड होता है ऐसे ट्रिक के लिए, और यहाँ लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में जो होगा वो क्या होगा, अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक। और राइट साइड में जो होगा वो क्या होगा, प्रतिफल। ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, कहीं कहीं मतलब कि 99% ये अप्लाई होगा। ठीक, तो आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उनके बाद हम लोग उसकी विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को जानेंगे, क्या होता है विशेषता। अब हम लोग आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है कि इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इनकी विशेषताओं में आप लिखिएगा कि पहला जो मतलब विशेषता है, जैसे कि उनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनमें क्या निकलता है या उनके फलस्वरूप क्या बनता है। तो फर्स्ट जो है वो है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति यानी गैस का निकलना। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनके रिएक्शन होने पर क्या गैस निकलती है। ठीक, दूसरा ये हो सकता है, या पहले गैस की उत्पत्ति और दूसरा क्या, अवक्षेप, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना से ये समझिए कि जैसे अब कोई रिएक्शन होता है तो कभी कभी क्या होता है कि गाद के रूप में या क्या कहते हैं ऐसा जो कि उस विलियन में, उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, उस सॉल्यूशन में क्या सॉल्युबल नहीं है, मतलब उसमें सॉल्यूशन में विलय नहीं है, वो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, तो वो क्या नीचे जाके बैठ जाता है। वो नीचे जाके बैठ जाता है यानी कि उसका रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीजों को बेकार माना जाता है, जो कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, और एक हो सकता है जो कि उसके तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। पहले हम इन तीनों को जानते हैं कि तापमान में परिवर्तन और गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि गैस की उत्पत्ति को दर्शाता है। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जिंक का एक विरंजक चूर्ण होता है। जिंक का चूर्ण जब कहते हैं, जिंक यानी लोहे का जो मान लेते हैं, ये क्या कहते हैं, चूर्ण समझते हैं, जिसका क्या कहते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा। वो अगर H2SO4 में, H2SO4 के विलयन में, किसमें, H2SO4 के विलयन में डाला जाए, ये क्या होगा, जिंक। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन। अगर इसके विलयन में डाला जाए तो उस विलयन में क्या होगा, तो जिंक का जो कील होगा या जिंक का जो पदार्थ होगा उसमें आकर H2SO4 मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। और इसमें जो उत्पत्ति होगी हाइड्रोजन गैस, ये निकलेगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक सल्फ्यूरिक में जब जिंक क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक, अब इसमें आप ये हमको कमेंट में बताइएगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि अभिकारक कौन सा है और प्रतिफल क्या है। अब आते हैं हम लोग अवक्षेप का बनना पे। अवक्षेप का बनना मतलब कि कुछ ऐसा पदार्थ बन के निकल जाना। ठीक, जैसे अवक्षेप हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यानी महत्वपूर्ण कंपाउंड का सारे नाम को लिखा दिया जाएगा और आप उनको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा ये वीडियो आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, और दूसरा आता है, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। जब इनका रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड को क्या क्या बनते हैं, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। क्या बनता है, प्लस AgCl बनता है, यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है। और ये AgCl जो होता है ये क्या होता है, उस विलयन में अविलेय पदार्थ यानी इनसॉल्युबल क्या कहते हैं पदार्थ है, इनसॉल्युबल मैटर है। ठीक, तो ये जो पदार्थ है ये विलय मतलब कि उस विलयन का पदार्थ होगा, इसको क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। और इसको क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक, आते हैं तापमान में परिवर्तन। एक ऐसा मतलब कि रिएक्शन लेना है जिसमें ताप में परिवर्तन आ जाए। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा तापमान में जो परिवर्तन आए
एक क्विक लाइम आता है जिसको चूर्ण कहते हैं, विजलन से चूर्ण कहते हैं, ठीक, कली चूना कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक। तो क्विक लाइम कहते हैं उसको, कहते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अगर थोड़ा सा जल मिला जाए, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड मिला जाए तो ये हीट उत्पन्न करती, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा बनाता है, यानी ये तापमान को निकालता है। जब ये तापमान को बढ़ावा देता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन में तापमान निकले, यानी जिस रिएक्शन में क्या कहते हैं टेम्परेचर आए, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, जिसको कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी कहते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ उष्माक्षेपी कहते हैं। जिस रिएक्शन में, और इसी का एक उल्टा रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन में क्या होता है तापमान, क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन में ठंडा हो जाता है यानी तापमान कम हो जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं, और कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम आप इसके नोट करने के बाद लिखा देंगे, ठीक। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्या, रंग में परिवर्तन। ये भी क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, ये क्या चौथा लिखते हैं और ये पांचवा, ठीक। तो रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसका नाम होता है, ठीक। तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को, इसका रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पहले से सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको भली भांति पता होगा, नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कैसे पाया जाता है, नींबू में। नींबू में जब उसमें KMnO4 में मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस डाला जाए तो उसका रंग क्या होता है, बैगनी जो रंग होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक समय वो रंगहीन हो जाता है, ठीक। तो ये होता है रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल। और एक होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, जब उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाए, यानी आपको पता है कि 3 टाइप का अवस्था मैटर का होता है, एक ठोस, द्रव और गैस, ठीक। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। जब कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाए तो क्या होता है, तो उसका एग्जांपल में क्या होता है, जैसे मोमबत्ती को जलाने पर कुछ भाग क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। कुछ भाग आपको बताया कि होगा कि मोमबत्ती जलने पर कुछ भाग द्रवित होकर नीचे क्या कहते हैं आ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, और कुछ भाग वाष्प के रूप में जल जाता है, और कुछ भाग जलकर क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वही वाष्प के ठोस का जो वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये विशेषताएं समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को समझेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, उससे पहले एक वीडियो ऐसा डाला जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई दिए जाएंगे और आपको ये पता भली बातें पता होगा, या हम लिंक पे डाल देंगे जिसमें आपको सारा क्या कहते हैं लगभग 1 से 30 तक जो कि आपको अति आवश्यक जानना ही चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स लिखा दिए गए हैं। उसके क्या कहते हैं सेल विन्यास लिखा दिए गए हैं, और उसके एटॉमिक नंबर लिखा दिए गए हैं, उसके सिंबल्स लिखा दिए गए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक वीडियो देखना है जिसमें मैंने मतलब कि हम सारे क्या कहते हैं एलिमेंट्स को लिखा देंगे। सारे एलिमेंट्स को आप याद कर लीजिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद एलिमेंट्स को बनना कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें सारे कहते हैं कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड कैसे फॉर्मेट होते हैं, और कौन कौन से कंपाउंड जो महत्वपूर्ण है उनको याद करने के लिए दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन उसका बैलेंस करने के लिए वीडियो डाला जाएगा जो तब आपका सिलेबस के अनुसार चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।